वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे। इससे पहले वाले लेक्चर यानी पार्ट 1 में हम बहुत ही अच्छे से चैप्टर का बेसिक सब कुछ डिटेल में कवर करते हुए आए हैं, मतलब आराम से रिवीजन करते हुए आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में हम आपको बता देते हैं, ये हमारा सफल नोट्स। अगर आप बिल्कुल इसी हैंड रिटन फॉर्मेट में कलरफुल में चाहते हैं, आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो वो एक चैप्टर का PDF है जिसका 20 से 25 रुपया तक दाम है। जिस भी चैप्टर का आपको चाहिए वो कमेंट में बोल सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दी है। चलिए बिना देरी के हम टॉपिक को रिवीजन करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, हमको कम समय में अच्छे से रिवीजन करना है। तो पूरा प्रॉपर लिख करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? वियोजन अभिक्रिया तक। आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब उपचयन और अपचयन तक। चलिए देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन में पता था दो चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही थी, यानी जुड़ रही थी। वियोजन में जुड़ा हुआ चीज टूटकर अलग अलग हो रहा था। और विस्थापन में क्या होता है? जब किसी यौगिक में उपस्थित अधिक क्रियाशील तत्व कहने का मतलब है कि क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, मतलब पहले वो रिएक्शन करेगा। तो जब किसी यौगिक में उपस्थित अधिक क्रियाशील तत्व उसी यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील या क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी उसको हटा देता है। गौर करिए, ए है, ये BC है, तो AC बन गया, B हट गया। इसका मतलब है कि ये A जो है ये B और C के मुकाबले में ज़्यादा क्रियाशील है, तभी B से क्या किया, C को हटा दिया और खुद जुड़ गया, तो AC हो गया और B अलग हो गया। A क्या है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। BC एक यौगिक है जिसके पास एक कम क्रियाशील तत्व B उपस्थित है, मतलब BC के पास जो B है वो कम अभिक्रियाशील है, तो A ज़्यादा अभिक्रियाशील था तो B को हटा दिया, यानी A C के साथ जुड़ गया और B को हटा दिया। एग्जाम्पल में आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए, फेरस है, ये कॉपर सल्फेट है, तो फेरस क्या किया, ये जो फेरस है ये कॉपर सल्फेट, यानी ये कॉपर से क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील है। एक अभिक्रियाशील की श्रेणी आती है, वो आप लोग देख सकते हैं, ऊपर हम स्क्रीनशॉट में लगा दिए हैं। तो फेरस क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये कॉपर को क्या कर देगा, सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके अलग कर देगा और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो फेरस कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। यही विस्थापन रिएक्शन है कि कोई भी जो यौगिक है वो अधिक अभिक्रियाशील है तो कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर देता है। यानी फेरस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील था, तो कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा था तो कॉपर को हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। वही बात हम लिख दिए हैं, लोहा का कील है, कॉपर सल्फेट, नीला विलयन होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, तो नीला विलयन होता है। और यही फेरस जब सल्फेट के साथ जुड़ जाता है तो हरा विलयन हो जाता है और कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है सॉलिड के रूप में। ये हम अवस्था लिख दिए हैं। अब ये जो हम क्रियाकलाप यहाँ पर लिखे हैं, मतलब नोट्स में, ये देखिए ये क्या है, अभी हम ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है तो इसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो कलरफुल नोट्स है जिसका स्क्रीनशॉट हम लगा दिए हैं उसमें आप अगर देखिएगा तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि पहले जो कॉपर सल्फेट का जो ये विलयन था जो नीला कलर का था, और जब उसमें लोहे की कील हम डाले तो क्या हुआ, कॉपर को विस्थापित कर दिया, मतलब ये विलयन में से कॉपर को हटा दिया और किसके साथ जुड़ गया, कॉपर हटा दिया और फेरस सल्फेट का विलयन बन गया और ये कैसा हो गया, नीला हो गया। और ये दोनों हरा था, बाद में सॉरी ये नीला था और बाद में क्या हो गया, हरा हो गया। ये एनसीईआरटी का क्रियाकलाप है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं देना है, ध्यान में इतना ही रखना है। फेरस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर को सल्फेट से अलग कर दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम पॉइंट निष्कर्ष देख लेते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। यही बात है, विस्थापन क्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को यौगिक से बाहर निकाल देता है या विस्थापित कर देता है या अलग कर देता है, तीनों एक ही बात है। प्रक्रिया का निष्कर्ष क्या है, कुछ नहीं है। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील लोहा कॉपर सल्फेट में उपस्थित कम क्रियाशील कॉपर को अलग कर देता है और सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बना लेता है और बाद में हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्लियर है। अब इसका एक अलग देख लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
चलिए देखते हैं अच्छे से। जब किसी यौगिक में उपस्थित आयन आपस में अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, जो अधिक अभिक्रियाशील था वो कम अभिक्रियाशील को हटा देता था, लेकिन द्विविस्थापन में क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। अब आयन पता है या तो प्लस होगा या माइनस होगा, जैसा कि सामान्य रूप समझाने के लिए दिए हैं। ये ए बी रिएक्टेंट था, ये सी डी था, दोनों मिलकर AdCb बना लिया। गौर करिए तो ए के साथ यहाँ बी था अभिकारक में, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो ये ए डी के साथ चला गया और सी बी यानी बी सी के साथ चला गया। वो अभी एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये प्रारूप हमने दिया है, ए बी पहला यौगिक है, सी डी दूसरा यौगिक है। ए डी पहले यौगिक का एक आयन, दूसरे यौगिक का एक आयन, यानी ए डी वाले के साथ चला गया, बी सी वाले के साथ चला गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक वर्ड बाहर नहीं है एनसीईआरटी से। देखिए ये बैरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है। क्या किया, ये जो बैरियम है ये सोडियम से सल्फेट, यानी ये जो सल्फेट है, बैरियम और सल्फेट मिलके बैरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम क्लोराइड मिलके सोडियम क्लोराइड बना लिया। गौर से देखिए, सारा कुछ एग्जाम्पल में ही होता है, तभी आपको याद होगा। हम क्या बोले कि इसमें क्या होता है, दो यौगिक जो होते हैं आपस में आयन का अदला बदली कर लेते हैं। बैरियम के पास क्लोराइड का आयन था और सोडियम के पास सल्फर का आयन था, तो बैरियम ने सल्फर वाला आयन ले लिया सोडियम से, और सोडियम ने बैरियम से क्लोराइड वाला आयन ले लिया, यानी बैरियम सल्फेट आयन लेके बैरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम क्लोराइड आयन लेके सोडियम क्लोराइड बना लिया। आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया। यहाँ बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके बैरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बैरियम सल्फेट जो बनता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बनाता है, तो अवक्षेप बनाता है, तथा सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में प्राप्त होता है, यानी जल में प्राप्त होता है। जलीय विलयन का मतलब जल में प्राप्त है। दोनों आयन एक्सचेंज कर लिया, इसके पास क्लोरीन का आयन था, इसके पास सल्फेट का आयन था, तो ये अपना सल्फेट आयन बैरियम को दे दिया तो बैरियम सल्फेट बन गया। और ये जो नीचे मुंह का तीर है यही दर्शाता है कि अवक्षेप है, यानी नीचे बैठ गया है। और बैरियम के पास क्लोरीन आयन था तो ये सोडियम को दे दिया तो ये सोडियम क्लोराइड बनाया गया, जो कि एक जलीय विलयन है। यही क्रियाकलाप में भी अच्छे से समझाया गया है। ये बैरियम क्लोराइड का जलीय विलयन था, ये सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सफेद अवक्षेप के रूप में बैरियम सल्फेट, यानी ये जो बैरियम था ये सल्फेट से मिलकर नीचे तली में बैठ गया, और ये जो सोडियम था ये इसका क्लोरीन वाला आयन ले करके यहाँ ऊपर में आ गया। ये कलरफुल नोट्स में आपको अच्छे से समझ में आएगा, चाहिए तो आप खरीद भी सकते हैं। 20 से 25 रुपया एक चैप्टर का दाम है। इसी बात को हम लिख दिए हैं एग्जाम पॉइंट में। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के आयन आपस में अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं। इनमें प्रायः अवक्षेप, गैस या जल का निर्माण होता है। कमजोर विद्युत अपघटय भी बनता है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइटिंग एजेंट बनता है, या फोर्स कुछ भी कह लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, तो फटाक से आप मार दीजिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में अधिक अभिक्रियाशील कम को हटा देता है, और द्विविस्थापन में आयन का एक्सचेंज हो जाता है। सल्फेट आयन बैरियम के पास चला जाता है, क्लोरीन आयन सोडियम के पास चला जाता है। उम्मीद है द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। नोट नहीं करना है, या तो नोट्स आपको खरीदना है या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे नोट्स का ज़्यादा दाम तो है नहीं, चाहे तो आप खरीद भी सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं ऑक्सीकरण यानी उपचयन रिएक्शन क्या होता है। आप सभी को पता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीकरण, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा। इतना ही याद रखना है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन होने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब एक ऐसा रिएक्शन लेंगे जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन हटेगा, तभी हम बोलेंगे क्या कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। गौर करिए तो यहाँ मैग्नीशियम अलग है, यहाँ ऑक्सीजन अलग है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें क्या है, ऑक्सीजन आके मैग्नीशियम में जुड़ गया है, यानी ऑक्सीजन जुड़ा है। और कोई भी रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इसी बात का व्याख्या हम किए हैं। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है। सपोज करिए आपके हाथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो आपके हाथ का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक इसी का उल्टा आता है रिडक्शन, जिसको हिंदी में उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन हट रहा था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा। कोई भी एक अगर आपको याद है तो दूसरा याद करने की जरूरत
नहीं है। चलिए अच्छे से रिवीजन करते हैं। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का योग होता है, इस प्रक्रिया को उपचयन कहते हैं। गौर से देखिए तो यहाँ जो कॉपर ऑक्साइड है यानी कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से हुआ तो कॉपर से क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन था ये ऑक्सीजन से जुड़ के H2O यानी जल बना लिया। अब एक बात यहाँ पे गौर करिए, तो यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अभिक्रिया होने से पहले जो रिएक्टेंट था उसमें कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुआ तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना यानी कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन हो गया, रिडक्शन, पहला साइन। और दूसरा हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ देखिए तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ गया, रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीजन हट जाए तब भी रिडक्शन, और हाइड्रोजन जुड़ जाए तब भी रिडक्शन। यहाँ देखिए कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर का अपचयन यानी रिडक्शन हो गया, और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का भी रिडक्शन हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया था तो ऑक्सीडेशन हो गया था, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है तो रिडक्शन हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन। सिंपल सा याद रखिए, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुटेगा तो रिडक्शन। इसी बात को हम एग्जाम पॉइंट में अच्छे से लिख दिए हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं हो। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, और उपचयन में ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का योग होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और उपचयन साथ साथ होती है। इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहने का मतलब है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या उपचयन उसी को बोलते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब कि ये जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं ऑक्सीकरण, गौर से देखिए, ये जो ऑक्सीकरण और यहाँ पढ़ाए हैं आपको रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर आए हैं रिडक्शन, जब ये दोनों साथ साथ होती है तो उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में सीधे आता है, देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करवाए हैं हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे कॉपर और जल बना है H2O। गौर करिए, कॉपर यहाँ ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन इसमें क्या है, कॉपर से ऑक्सीजन चला गया यानी कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हट गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और ऑक्सीजन में आके हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझिए इस बात को कि यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन था तो यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, प्रोडक्ट जो बना, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ हाइड्रोजन अलग था, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो वही बात है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निष्कासन उपचयन। गौर करिए, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है तो इसका रिडक्शन यानी अपचयन हो गया है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है किसका क्या हुआ। वही बात को हम अच्छे से लिख दिए यहाँ पर भाषा में। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटती है तो कॉपर बनता है, अतः कॉपर का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी रिडक्शन हुआ है। और इसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ता है तब जाके H2O बनता है, तो H2 का ऑक्सीकरण हुआ है। चूंकि इस अभिक्रिया में उपचयन तथा ऑक्सीकरण एक साथ होते हैं, अतः यह रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझोगे। चलिए एक और एग्जाम्पल NCERT का ही है, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि NCERT का एक एक चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीधा क्वेश्चन यहीं से बनता है, आप क्वेश्चन बैंक पलट सकते हैं। देखिए, जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाए हैं तो जिंक सल्फेट बना है और यहाँ पे कॉपर अलग हो गया है। एक बात अच्छे से गौर करिए, यहाँ पे आप लोग को एक बात और यहाँ पे बताया जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का मतलब है कि इस अभिक्रिया में ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाकर अपने इलेक्ट्रॉन खोती है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोना होता है ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है रिडक्शन। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन खोया है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लिया है तो बोलेंगे रिडक्शन हुआ है। तो वही बात है, जिंक क्या किया, जिंक सल्फेट बनाया है, इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। और इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट
क्या किया है, जो कॉपर 2 प्लस आयन कॉपर धातु बनाकर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। प्लस का मतलब होता है कि किसी से हम इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और माइनस का मतलब होता है किसी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है तब जाके सल्फेट के साथ जुड़ा है, तो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है। और कॉपर सल्फेट यहाँ पर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है यानी गेन किया है, तो कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन यानी रिडक्शन हुआ है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा उपचयन एक साथ हुआ है, इसलिए यह अभिक्रिया रेडॉक्स है। इसी बात को हम एग्जाम पॉइंट में अच्छे से लिख दिए हैं। ये हम आपको इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल दे दिए हैं क्योंकि पूछ सकता है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा उपचयन एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। उपचयन में ऑक्सीजन का निष्कासन तथा हाइड्रोजन का योग होता है। मतलब अपचयन रिडक्शन जो अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, सही बात है। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। यही चीजें हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो का जो ये पार्ट 2 है इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और संक्षारण और विकृत गंधितिका को पढ़ेंगे, जिससे हमारा ये जो पहला चैप्टर है ये 100% रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नोट्स खरीदना है तो कमेंट में पूरा जानकारी पिन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कलरफुल में अगर चाहिए आपको PDF में तो 20 से 25 रुपया दाम है, आप उसे आसानी से परचेस कर सकते हैं।